नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। 2 दिन पहले जिस तरह उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया, पूरे देश को, रात को उन्होंने इस्तीफा दिया। बिना समय लिए हुए वो राष्ट्रपति भवन चले गए थे। राष्ट्रपति से मिलने आधा घंटा उनको बैठना पड़ा क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट भी नहीं था, लेकिन इस्तीफा देकर ही आए। जितने मुंह उतनी बात। उपराष्ट्रपति के पद पर पहुंचने के बाद लोग राष्ट्रपति बनने का राह देखते हैं, ऐसे इस्तीफा कोई नहीं देते हैं, लेकिन इन्होंने एक नई मिसाल कायम की। अब वो एक अलग किस्सा है, उसके ऊपर अगर जाऊंगा तो आज की बात धरी रह जाएगी। आज की बात थोड़ा दूसरी है, लेकिन उससे जुड़ी हुई है। उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया और नए चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई। इसमें एनडीए के पास और इंडिया गठबंधन के पास अलग अलग कितने वोट हैं, इसके आंकड़े बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उसमें भी जाना नहीं चाह रहा हूं। मैं एक चीज देख रहा हूं कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में ये कहा है कि वो विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार तय करने की कोशिश कर रहे हैं। ये खड़गे ने कहा है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हम विपक्ष का एक साझा उम्मीदवार आम सहमति से तय करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये मैसेज देना चाहते हैं देश में, हमको हार से कोई डर नहीं है। अगर एनडीए की ताकत ज़्यादा है वो जिता ले अपने उम्मीदवार को, लेकिन हम खड़ा करेंगे विपक्ष के साझा उम्मीदवार को। और मेरा ऐसा मानना है कि ये इंडिया गठबंधन के बाहर भी जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों की उम्मीद भी इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों को अलग अलग हो सकती है कि उनका साथ मिलेगा और रिकॉर्ड वोटों से जीते। इस बीच में उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम ऐसा उम्मीदवार छांटने की कोशिश कर रहे हैं, आम सहमति से, साझा सहमति से, साझा उम्मीदवार। हम देश को मैसेज देना चाहते हैं कि हम हार से डरते नहीं हैं। इधर 2 दिलचस्प चीजें हुई। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी के हैं, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने परसों यह बयान दिया कि मैं यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अब यह पद, उपराष्ट्रपति का पद, तेलंगाना के किसी नेता को मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछली बार जब वेंकैया नायडू को, जो आंध्र तेलंगाना के बड़े नेता थे बीजेपी के, उनको राष्ट्रपति के लिए नामांकित किया गया था तो उनको वापस भेज दिया गया और एक तेलुगु भाषी के राष्ट्रपति बनने की संभावना खत्म हो गई। इस अन्याय को दूर करने के लिए अब तेलंगाना के एक बड़े नेता हैं, बीजेपी के हैं, बंडारू दत्तात्रेय, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, उनको उपराष्ट्रपति बनाया जाए। ये कौन मांग कर रहा है? कांग्रेस का मुख्यमंत्री तेलंगाना का। उन्होंने कहा कि इनको दत्तात्रेय को कैबिनेट से हटा दिया गया था, उनकी जगह किशन रेड्डी को बनाया गया, और भी कई तर्क उन्होंने दिए। तर्क सब बीजेपी के लिए हैं। आखिरी में वो कह रहे हैं कि दत्तात्रेय को उपराष्ट्रपति पद मिलना चाहिए ताकि ओबीसी के प्रति बीजेपी द्वारा किए गए अन्याय को न्याय मिल सके। ये बीजेपी नेता के लिए बीजेपी के किए गए कथित अन्याय को न्याय में बदलने के लिए कांग्रेस का मुख्यमंत्री वकालत कर रहा है तेलंगाना में। उधर कांग्रेस पार्टी दिल्ली में साझा उम्मीदवार ढूंढ रही है। तो तेलंगाना जो है, ऐसा लगता है कि स्वायत्त शासी कांग्रेस प्रदेश बन गया है, वो ऐसा लगता है। लेकिन अगर वो काफी नहीं रहे, मान लो ये बात, तो आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज ने एक चिट्ठी लिख मारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। मुझको अपनी याददाश्त में ऐसी कोई चिट्ठी याद नहीं पड़ती है कि पार्टी का राष्ट्रीय लीडरशिप जो है वो दिल्ली में कैंडिडेट ढूंढ रही है, दूसरी पार्टियों से बात कर रही है। इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, और नया लड़का नहीं है कोई, कल का ये सांसद रहे हुए हैं पहले,
आदिवासी नेता हैं छत्तीसगढ़ के, इन्होंने नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख मारी है। उसमें कहा है, और ये इसका खंडन नहीं हुआ है, 5 घंटे से ये चिट्ठी छप रही है, तो मैं मानता हूं कि ये सही है चिट्ठी। उन्होंने प्रधानमंत्री के कुशल क्षेम की कामना की है। वो प्रधानमंत्री स्वस्थ रहते हैं दीपक जी, आपकी शुभकामना के बिना भी। और कहा है, याद दिलाया है प्रधानमंत्री को कि 2000 से लेके अभी तक छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों में से जनता ने 10 सीटें जो हैं वो औसत दी हैं बीजेपी को। ये बात सही है, 10 औसत दी हैं सीटें। उन्होंने लिखा है कि कभी 9 कभी 10 ऐसा सीटें मिलते रही है। 10 सीटें पिछले चुनाव में लोकसभा की जनता ने भाजपा को दी, लेकिन तीनों कार्यकाल जो हैं, तीनों कार्यकाल भाजपा की लीडरशिप वाली एनडीए सरकार के दिल्ली में, उसमें छत्तीसगढ़ को केवल राज्य मंत्री मिला, केवल राज्य मंत्री। अभी तोखन साहू हैं राज्य मंत्री यहाँ से। अब आगे दीपक बैज लिखते हैं, प्रधानमंत्री को डायरेक्ट है, इसमें बीच में कहीं छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव जो हैं, महासचिव सचिन पायलट, उनका कोई जिक्र नहीं है। छत्तीसगढ़ के और नेता जो हैं दीपक बैज से वरिष्ठ, उनका कोई काम नहीं है। ये चरणदास महंत, भूपेश बघेल, ये दिल्ली में कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन में लगे हुए थे आज। इधर दीपक बैज ने चिट्ठी लिख मारी है, और आगे क्या लिखा है वो और दिलचस्प है। दीपक बैज लिखते हैं, छत्तीसगढ़ भाजपा में कई ऐसे नेता मौजूद हैं जो देश के उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित करने में सक्षम हैं। कई लिखा है उन्होंने, लेकिन आगे उन्होंने लॉबिंग एक की है। उन्होंने कहा है कि पूर्व राज्यपाल माननीय रमेश बैस, जो 7 बार के सांसद, झारखंड, त्रिपुरा, महाराष्ट्र के राज्यपाल रह चुके हैं, उनका नाम, अकेला नाम गिनाया है इन्होंने, दीपक बैज ने। तो मैं मानता हूं कि दीपक बैज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बिन मांगी सलाह दी है। ये अंग्रेजों के वक्त के राय बहादुर बन गए हैं। इन्होंने सलाह भेजी है कि रमेश बैस को उपराष्ट्रपति बनाया जाए। तो मुझको उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रमेश बैस जब रायपुर में एक वार्ड के पार्षद थे, उस समय से मेरे मित्र हैं। हमारा उनका बड़ा दोस्ताना लहजे की बातचीत हमारी रहती है, तो मुझको दिक्कत नहीं है। मुझको अच्छा लगेगा कि रमेश बैस उपराष्ट्रपति बन जाएं तो। लेकिन उधर कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो ढूंढ रहा है कैंडिडेट, साझा कैंडिडेट, इंडिया गठबंधन के भीतर और पार्टियों से बात करके। इधर रेवंत रेड्डी जो हैं अपने राज्य के एक व्यक्ति को बनाना चाहते हैं। इधर दीपक बैज जो हैं अपने राज्य के रमेश बैस के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अब मुझको समझ नहीं पड़ा कि बैज जो है वो बैस की लॉबिंग कर रहे हैं, कुछ नाम मिलता जुलता है, थोड़ा सा एक अक्षर का फर्क है, क्या इसलिए लॉबिंग कर रहे हैं वो रमेश बैस की? या ऐसा लगता है कि दीपक बैज का कार्यकाल पूरा होने को है, इनको हटाए जाने की आशंका है, इसलिए जाते जाते शहीद होना चाहते हैं कि मैंने तो एक छत्तीसगढ़िया ओबीसी रमेश बैस का नाम सुझाया था, इसलिए पार्टी ने मुझको अध्यक्ष पद से हटा दिया। ऐसी भी कई चीज़ें होती हैं। कई लोग हटाए जाने के ठीक पहले ऐसी हरकतें करते हैं ताकि बाद में अंगूठा कटा के शहीदों में नाम लिखाया जा सके। अभी छत्तीसगढ़ में बीजेपी के एक पदाधिकारी हैं, वो लगातार पार्टी सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं, सरकार की जांच एजेंसी के खिलाफ लिख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की धमकी दे रहे हैं। लोग बतला रहे हैं कि उनको ये पता लग गया है कि जो अगला पुनर्गठन होने वाला है बीजेपी का संगठन का यहाँ, उसमें उनको मौजूदा पद से हटा रहे हैं। तो हो सकता है उसलिए वो कर रहे हों ये। लेकिन दीपक बैज जिस तरह से रमेश बैस की लॉबिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, इससे क्या होगा? क्या एक छत्तीसगढ़िया को उपराष्ट्रपति बनाने में कामयाब हो जाएंगे दीपक बैज? क्या उससे छत्तीसगढ़ की जनता जो है उसको लुभा पाएंगे दीपक बैज? प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। क्या रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री, वहाँ के एक बीजेपी लीडर आरएसएस के हैं, उनका नाम लेकर, उनका नाम बढ़ाकर उनको उपराष्ट्रपति बनाने की मांग करके
क्या वो अपने प्रदेश के तेलुगु भाषी मतदाताओं को लुभा पाएंगे? क्या है नीयत, क्या है इनकी? क्या अपनी पार्टी के अनुशासन को ये तोड़ नहीं रहे हैं ऐसा बोलकर? रेवंत रेड्डी तो फिर भी चलिए मुख्यमंत्री हैं, पार्टी को जिता कर लेके आए हैं वहाँ पे, लेकिन दीपक बैज का क्या वजन है? पिछले कई चुनाव हार और हरवा चुके हैं ये, इनका कोई वजन तो है नहीं छत्तीसगढ़ में। लोग मान के चलते हैं कि जिस दिन टीएस सिंहदेव को बना दिया जाए तब तक के लिए ये काम चलाऊ है, ऐसा लोगों का कहना है, मैं नहीं जानता। कांग्रेस के भीतर की राजनीति की उतनी मुझको जानकारी नहीं रहती, बीजेपी की भी नहीं रहती, लेकिन ये पहला मौका है जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सीधे विपक्षी प्रधानमंत्री को इस तरह से खुली चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री की पार्टी के एक व्यक्ति की लॉबिंग कर रहा है। देखिए क्या क्या होता है राजनीति में। सार्वजनिक जीवन में अपने आप को सबसे बड़ा छत्तीसगढ़िया साबित करने के लिए दीपक बैज छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति की लॉबिंग कर रहे हैं दिल्ली में, और लिख रहे हैं कि कई ऐसे नेता मौजूद हैं जो उपराष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं। अभी पिछले 4-6-8 दिनों से ये भी हल्ला था कि डॉक्टर रमन सिंह को कुछ बनाया जा सकता है, कुछ बनाया जा सकता है। उसके बाद जैसे ही उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया तो ये बात जोर पकड़ने लगी कि रमन सिंह बड़े उपयुक्त हैं उपराष्ट्रपति बनने के लिए। जैसे कदकाठी के जगदीप धनखड़ थे वैसे ही रमन सिंह भी हैं, गरिमामय व्यक्तित्व रहेगा उनका। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी रहते हैं, तो वो भी उपयुक्त हैं वहाँ के लिए, ऐसी चर्चा थी। लेकिन दीपक बैज ने पता नहीं क्यों केवल रमेश बैस का नाम लिया है, और भाजपा में कई ऐसे नेता मौजूद हैं जो सुशोभित करने में सक्षम हैं। इतने बड़े बड़े विशेषण उन्होंने भाजपा के नेताओं के लिए लिए हैं। आज भूपेश बघेल थोड़ा दूर हैं, दिल्ली में हैं, अगर यहाँ रहते तो अभी बताए रहते दीपक बैज को कि इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो बीजेपी की, जा रहे हो क्या बीजेपी में? कुछ बीजेपी ने वायदा कर लिया है क्या राज्यसभा अगर तुमको भेजेंगे, अगर चले जाओगे तो एक कांग्रेस का मुख्यमंत्री, एक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, ये दो अपने अपने राज्यों में कांग्रेस पार्टी को एक स्वायत्त सत्ता मान रहे हैं। इनका देश की कांग्रेस लीडरशिप से कोई लेना देना नहीं है ना? थोड़ी अटपटी बात। ये अलग बात है कि रमेश बैस को, डॉक्टर रमन सिंह को किसी को उपराष्ट्रपति बना दिया जाए। लोगों का अंदाज ये है कि बिहार और बंगाल जैसे दो राज्य हैं जहां भाजपा को सत्ता में आना बहुत ज़रूरी है। अभी उधारी की सत्ता में, अधिया बोलते हैं ना छत्तीसगढ़ में, खेत आधे फसल के लिए दे देते हैं दूसरे को, वैसा अधिया में चल रहा है बिहार अभी। और बंगाल में तो अभी सत्ता में नहीं है बीजेपी, आज तक नहीं आ पाई है, लेकिन खासे करीब है। तो मुझको ऐसे लगता है, कई लोगों को लगता है, मैं अकेला नहीं हूँ, कि उपराष्ट्रपति बनाते हुए ये ध्यान रखा जाएगा कि बंगाल और बिहार के मतदाता कैसे प्रभावित हो सकते हैं। मेरा कैमरा पर्सन का कहना है कि एक जो राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, उनका भी नाम आ सकता है उपराष्ट्रपति के लिए, कि भाजपा ने एक मुस्लिम को बनाया और उससे बिहार जहाँ की पर्याप्त मुस्लिम आबादी है, बंगाल जहाँ की बड़ी मुस्लिम आबादी है, वहाँ खलबली मच सकती है कि देखो बीजेपी ने एक मुस्लिम को बना दिया। मुझको नहीं मालूम। अमित शाह और मोदी बहुत ही बड़े रणनीतिकार हैं, वो क्या करेंगे मुझको तो बिल्कुल नहीं मालूम है। तो फिलहाल मैं केवल ये सवाल उठाने के लिए आया हूं कि कांग्रेस के दो प्रदेशों के नेता, मुख्यमंत्री जहां कांग्रेस का रहता है वही नेता रहता है, वहां अध्यक्ष किसी काम के नहीं रहते। भूपेश के समय कोई काम के थे क्या, कोई अध्यक्ष वगैरह? तो दो राज्यों से कांग्रेस के नेताओं ने ये मांग की है अपने अपने राज्य के बीजेपी आरएसएस के नेताओं को उपराष्ट्रपति बनाने के लिए। आपका क्या कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और शायद उनके पीछे, शायद उनके ऊपर, शायद उनके नीचे, जहाँ कहीं भी है एक नौजवान सफ़ेद टी शर्ट में, गनीमत की मेरा टी शर्ट काला है, तो वो नौजवान जो सफ़ेद टी शर्ट में है उसका क्या कहना है इस बारे में? नौजवान ठीक है ना राजनीति में कहना, कुछ 50-55 के बीच के हैं राहुल गांधी अभी,
उनका क्या कहना है? ये जो प्रेम है दीपक बैज का और रेवंत रेड्डी का भाजपा से और नरेंद्र मोदी से, ये प्रेम क्या कहलाता है, ये मोहब्बत क्या कहलाती है? थोड़ा सोच के देखिएगा, ये सवाल आसान नहीं है। कांग्रेस क्या करेगी इन दो लोगों का मुझको नहीं मालूम है। अपने निर्वाचित मुख्यमंत्री को हटाने की तो कांग्रेस की शायद औकात नहीं है, लेकिन दीपक बैज का सिर जो है वो तो बलि चढ़ाने के लायक फिट है अभी, अगर कांग्रेस चाहे तो। चलिए देखते हैं क्या होता है। ये एक राजनीति का घटनाक्रम है, आगे देखना होगा कि इस पे क्या होता है। कम से कम दीपक बैज को और रेवंत रेड्डी को एक चेतावनी, एक शोकाज नोटिस कुछ तो आना चाहिए। फिर मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने एक जायज़ मुद्दा उठाया है, ये बहुत जनहित का सोचने विचारने का नहीं है, लेकिन राजनीतिक मुद्दे ऐसे ही सतही फिजूल के रहते हैं। आपको लगता है कि मैंने एक काम का मुद्दा उठाया है, तो आप हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा और दोस्तों को भेजिएगा इसका लिंक। वो भी सोचें कि क्या होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इन दोनों नेताओं पर बीजेपी को कैसे धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमारे पार्टी का इतना ख्याल रखा, हम बहुत आभारी हैं। कभी आपको आने की इच्छा हो तो हमारे पार्टी के दरवाजे आपके लिए आधी रात को भी खुले रहेंगे। हम लोग तो सवेरे 5 बजे राजभवन में शपथ वगैरह भी दिलवाते हैं। ऐसा इन दोनों को बीजेपी की तरफ से कोई मैसेज जाना चाहिए। कांग्रेस क्या करती है इनके बारे में हम आप सब देखेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तम्बाकू कुछ खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। इतना बुरा हाल होता है कैंसर से, मैं आपको बता नहीं सकता। कई किस्म के कैंसर जो हैं उनको तो आप बच नहीं सकते उनसे, वो शरीर के फेरबदल के कारण होते हैं। लेकिन तंबाकू से होने वाले कैंसर, इंसान का पीली चिट्ठी जो बोलते हैं ना, पीले चावल दे के न्योता देना, ऐसा न्योता दे के बुलाते हैं इंसान तंबाकू से होने वाले कैंसर। जब वो बीड़ी सिगरेट कुछ हुक्का उक्का पीते हैं, जब वो गुटखा खाते हैं, तम्बाकू खाते हैं, जब वो गुड़ाखू करते हैं, इसको बंद कर दीजिए। आपने देखा है ना, देश के एक बड़े नेता हैं, उनका चेहरा देखा है, मुंह उनका इतना सा खुल पाता है, ना बोल पाते हैं ना खा पाते हैं। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको खतरा बता रहा हूँ। वो एक मिसाल है कि क्या होता है। उनके पास तो पूरी इस बिल्डिंग जितना सोना है, लोग कहते हैं, मुझको नहीं मालूम है कि नहीं। उनके तो ऑपरेशन वगैरह सब हो गए, सबसे महंगे महंगे दुनिया के सर्जन ने किए हैं ऑपरेशन। आपका मकान बिक जाएगा ऑपरेशन करवाने में, ये मैं बतला सकता हूँ। 25-30 लाख रुपए के नीचे बात भी मत करना नकली मुंह बनने का। उसके बाद भी कुछ चम्मच से ठेलना पड़ेगा खाने के लिए बची पूरी ज़िंदगी। छोड़ दीजिए तम्बाकू, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ सुख से प्रेम से अच्छे से रहिए। फिर मिलेंगे।